स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक और बेहतरीन टॉपिक। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई क्लासों में जो है कई विषयों में, जैसे सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, एंड है ना बैंकिंग जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है मुद्रा, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको मनी। देखिए, मनी की बात करें तो मनी को जो है करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, करेंसी यानी कि मनी। ठीक है, मनी जो वर्ड बना है वो बना है मोनेटा से। किससे बना है? मोनेटा से बना है ना। और मोनेटा जो है रोम की देवी जूनो का दूसरा नाम है ना। यानी कि मोनेटा जो है रोम की देवी जूनो, रोम में एक देवी है जिनके नाम के मंदिर बने हुए हैं ना, मंदिर बने हुए हैं। और वो जो देवी है जूनो, वो स्वर्ग के समान सुख देने वाली देवी मानी जाती है वहाँ पर, है ना। तो उनके दूसरे नाम मोनेटा पर बना है, मोनेटा से बना है मनी। ठीक है बच्चों। और फर्स्ट टाइम जो है कॉइन जारी किए गए उनके नाम पर, यानी कि देवी जूनो मोनेटा के नाम पर। कहाँ पे? रोम में। यानी कि ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व बात करें तो लीडिया नामक शहर में, यानी रोम के लीडिया नामक शहर में सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको सिक्के के बारे में बताया। सबसे पहले सिक्का कहाँ जारी हुआ था? रोम के लीडिया नामक शहर में। कब हुआ था? ईसा से 1000 वर्ष पूर्व। अब देखते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा किसे कहते हैं, व्हाट इज मनी, है ना। एक व्यक्ति हैं हार्टले, है ना, अकॉर्डिंग टू हार्टले, यानी हार्टले जो एक व्यक्ति हैं जो डेफिनेशन देते हैं मुद्रा की, मनी इज द मटेरियल फ्रॉम विच वी बाय एंड। मनी सामग्री है जिससे वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। ये मनी की डेफिनेशन है। यानी मनी को क्या माना जाता है? एक मटेरियल माना जाता है, एक सामग्री माना जाता है जिसके बदले आप कोई वस्तु सेवा प्राप्त कर सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, तो ये थी मुद्रा की डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं मुद्रा की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का उद्भव एवं विकास। कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे मनी बनी, है ना, कैसे विकास हुआ मनी का, डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, इन इंडिया द फर्स्ट रुपया वाज इशूड बाई शेर शाह सूरी 1540 to 45 ईयर्स, है ना। यानी कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो रुपया जारी हुआ था, इशू किया गया था, वो किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा इशू किया गया था। कब किया गया था? 1540 से 45 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे भारत में पहली बार रुपया किसने इशू किया था, जारी किया था, वो किया गया था शेर शाह सूरी ने। कब किया था? 1540 से 45 ईस्वी में। प्रेजेंटली बात करें, प्रेजेंटली द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ आर बीइंग इशूड इन इंडिया। यानी वर्तमान में जो है भारत में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये तथा 10 रुपये जो है इशू किए गए। बिसाइड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नोट्स ऑफ रेट 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 प्रेजेंटली। तो वर्तमान में जो है आरबीआई द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500 रुपये के और 2000 रुपये के नोट जारी किए गए। ठीक है, तो अपन ने देखा वर्तमान में जो है अभी लेटेस्ट जो है 500 और 2000 रुपये के नोट बैंक ने जारी किए, नए नोट। द प्रोडक्शन ऑफ ₹1, ₹2 एंड 5 रुपीज़ हैज़ बीन सीज्ड बट दे आर स्टिल इन सर्कुलेशन। यानी कि वर्तमान में जो है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट का प्रोडक्शन क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। लेकिन इनको सर्कुलेशन में अभी भी अपनाया जाता है, यानी कि चलन में अभी भी बने हुए हैं, यानी लेन देन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता 1 रुपये का, 2 रुपये के और 5 रुपये के नोट का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब नोट बंद हो जाते हैं तो वो कंडीशन डीमोनेटाइजेशन की भी कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब नोट बंद होते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। आपको ध्यान है 8 नवंबर 2016 को समय था शाम को 8 बजे का, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक घोषणा हुई थी कि आज रात 12 बजे बाद 500 और 1000 रुपये के नोट जो है लीगल टेंडर से बाहर हो जाएंगे, यानी कि लेन देन में प्रयोग में नहीं आएंगे। इनके स्थान पर नई मुद्रा जारी की जाएगी। तो जब पुराने नोटों को बंद किया जाता है और नई मुद्रा जारी की जाती है तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन आ जाती है 1 मार्क्स की कि विमुद्रीकरण क्या है।
तो केंद्रीय बैंक द्वारा जब पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करके नई मुद्रा जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था, लास्ट देखा था अपन ने 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब देखते हैं डीमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन, यानी कि विमुद्रीकरण की डेफिनेशन क्या है। इंग्लिश में देखिए, सीजिंग ऑफ द लीगल वैलिडिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड इट्स रीमोरल फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। यानी यहाँ पे जो है से बंद किया जाता है, यानी उसकी वैधता को समाप्त करके जो है नई करेंसी जो है जारी की जाती है या इशू की जाती है या नए नोट जारी किए जाते हैं और मार्केट में इसको क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को डीमोनेटाइजेशन क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो पुरानी मुद्रा को लीगल यानी चलन से बाहर करके, है ना, वैधानिकता उसकी समाप्त करके नई करेंसी जारी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विमुद्रीकरण कहलाती है, डीमोनेटाइजेशन कहलाती है। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ मनी, मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ देश में, है ना, किस किस रूप में मनी चली है। तो सबसे पहले मनी चली थी बार्टर सिस्टम के रूप में, यानी कि जिसको कहते हैं अपन कमोडिटी मनी, है ना। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है। कि यहाँ पे पहले भारत में देखा था, इंडिया में रुपीज चलते नहीं थे, मनी होती नहीं थी, रुपए पैसे कुछ नहीं होते थे, है ना। वस्तु के बदले ही क्या दिया जाता था, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे पेन के बदले रजिस्टर दे देना, रजिस्टर के बदले नोटबुक ले लेना, है ना, या बुक ले लेना। गाय के बदले जो है मिल्क ले लेना, मिल्क के बदले गेहूँ ले लेना, गेहूँ के बदले कपड़े ले लेना, कपड़ों के बदले जो है फल सब्जियाँ वगैरह ले लेना। तो इसके क्या आ जाता है कि गुड्स के बदले गुड्स, यानी कि वस्तु के बदले जब वस्तु विनिमय किया जाता है तो वो कहलाता है बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चली, उसमें समस्याएं आनी लगी, वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होने लगा, कठिनाई होने लग गई। उसके बाद चली मेटल मनी, यानी कि धातु मुद्रा, जिसमें कॉइन्स चलाए गए, सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के। अपन ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय चांदी के सिक्के चलाए गए थे, है ना। तो विभिन्न राजा महाराजाओं के समय जो है चांदी के, सोने के, तांबे के, पीतल के जो है सिक्के चलाए जाते थे। तो मीटर मनी चली थी किसके बाद, बार्टर सिस्टम के बाद, जिसमें क्या आते हैं, कॉइन्स आते हैं, है ना। धातुओं की कमी होने लगी, समस्याएं आने लगी। उसके बाद पेपर मनी चली, यानी कागज़ की नोट, है ना, कागजी मुद्रा चलने लगी। तो उसमें कागजी नोट छपने लगे, है ना। जैसे रुपए नोट के देखते हैं अपन, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, 50 का, 100 रुपये का नोट। तो पेपर मनी आ गई किसके बाद, मीटल मनी के बाद। धातु मुद्रा के बाद कौन सी आई, कागज़ की मुद्रा, जिसमें नोट आते हैं। इसके बाद चली क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या आता है, चेक, बिल, हुंडी, है ना। चेक किस में आता है, क्रेडिट मनी में, यानी साख मुद्रा में। तो साख मुद्रा का चलन वर्तमान में भी ये चेक का प्रयोग किया जाता है आदान प्रदान में। किसी को भुगतान करना है तो आप चेक के माध्यम से आसानी से कर सकते हो, बिल के माध्यम से कर सकते हो। क्रेडिट मनी चली थी। उसके बाद आई थी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में चलता है जैसे डेबिट कार्ड देखते हैं अपन, क्रेडिट कार्ड देखते हैं, ये सारी कौन सी मनी है, प्लास्टिक मनी, है ना। यानी कि प्लास्टिक मनी यानी कार्ड के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल मनी जो है वर्तमान में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। डिजिटल नंबर से आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। तो विभिन्न प्रकार की मनी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली चली थी। उसके बाद धातु मुद्रा आई थी। उसके बाद कागजी मुद्रा आई थी। उसके बाद साख मुद्रा आई थी। उसके बाद प्लास्टिक मनी आई थी। ठीक है, उसके बाद अभी चल रहा है यहाँ पर डिजिटल मनी चल रही है, जिसमें भी डिजिटल भुगतान किया जाता है, लेन देन किया जाता है, ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ मनी। अब अपन देखते हैं डेफिनेशन। देखिए बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन, इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये वो सिस्टम है जिसमें वस्तु सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि किसके बदले, वस्तु सेवाओं के बदले। इट वाज ए डायरेक्ट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सीधा यानी प्रत्यक्ष व्यापार है किसका, वस्तु और सेवाओं का। यानी वस्तु सेवा के बदले वस्तु सेवा प्राप्त करना क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। एक्सचेंज विद द कमोडिटी टू कमोडिटी। जैसे कि हम बात करें वीट के बदले राइस देना, यानी गेहूँ के बदले चावल देना, चावल के बदले गेहूँ प्राप्त करना। राइस यानी कि चावल के बदले मिल्क लेना, दूध लेना, दूध के बदले चावल लेना, है ना। वीट के बदले क्लॉथ्स लेना, कपड़े लेना, यानी गेहूं के बदले कपड़े लेना, कपड़े के बदले गेहूं देना, है ना। तो इस तरह क्या होता था, वस्तु का वस्तु के बदले आदान प्रदान किया जाता था किसमें, बार्टर सिस्टम में, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी और दूसरी वस्तु आपस में क्या की जाती है, एक दूसरी वस्तु के बदले आदान प्रदान की जाती थी। इसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आती थी।
बार्टर सिस्टम में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, कुछ समस्याएं आती थी, जिसमें पहली समस्या थी लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, यानी कि यहाँ पे दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। दोहरा संयोग यानी कि अपने पास गेहूँ है तो अपन को कपड़े चाहिए, तो कपड़े जिस व्यक्ति के पास है वो कपड़े देने के लिए तैयार होना चाहिए और गेहूँ लेने के लिए तैयार होना चाहिए, तब जाके अपन आपस में एक दूसरे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मान लो अपन को मिल्क की रिक्वायरमेंट है, अपने पास राइस है, चावल है, तो अपन चावल देंगे मिल्क वाले को, और मिल्क वाला अपन को क्या है, मिल्क देने के लिए तैयार होना चाहिए और चावल लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस, यानी कि दोहरा संयोग होना, आपस में संयोग बैठता है लेन देन का, तैयार हो जाते दोनों पक्ष, तब विनिमय हो पाता है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता था, समस्या होती थी, तैयार नहीं होते थे, मना कर देते, कपड़ा वाला मना कर दे, भाई मैं को तो नहीं चाहिए गेहूँ, है ना, अनाज नहीं चाहिए, मैं क्यों कपड़ा दूँ तेरे को। तो इस तरह प्रॉब्लम होती थी, जिसको कहते हैं लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यानी कि दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था, एक दूसरे के लिए वस्तु प्रदान करने में कठिनाई आती थी। दूसरी प्रॉब्लम थी लेक ऑफ प्राइस मेजरमेंट, यानी यहाँ पे कोई प्राइस मेजरमेंट नहीं था, वस्तु का मूल्य मापक नहीं था कि कौन सी वस्तु के बदले कितने क्या दिया जाएगा, कितनी मात्रा दी जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए वीट है, वीट के बदले कपड़े, कितने कपड़े दिए जाएंगे, या राइस के बदले मिल्क कितना दिया जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट था नहीं, लीटर, किलोमीटर, ऊंचाई कुछ थी नहीं उस समय, रुपए पैसे चलते नहीं थे, है ना, किलोग्राम कुछ नहीं था, मेजरमेंट था ही नहीं, मापने का कोई मेजरमेंट ही नहीं था, है ना, मापे कैसे कैसे कितना दें, है ना, ये समस्या थी कब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो लेक ऑफ प्राइस मेजरमेंट यानी क्या होता था, मूल्य मापक में कठिनाई आती थी। डिफ़िकल्टी पोस्ट प्रॉब्लम्स, यानी यहाँ पे कई वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई आती थी। जैसे एक वस्तु है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास एक बकरी है, अब बकरी वाला चाहता है घोड़ा लेना, घोड़ा वाला ऐसे थोड़ी दे देगा बकरी वाले को, एक बकरी के बदले घोड़ा दे देगा, बकरी वाला कह दे भाई आधा घोड़ा दे, आधा कैसे दे दे, अगर जानवर को आप आधा करोगे तो कोई मतलब रहेगा क्या उसका। तो कुछ वस्तुएं जैसे एनिमल्स है ना, जानवर है, तो उनका विभाजन कठिन होता था, कैसे बांटे, कैसे आदान प्रदान करें, अब एक बकरी या एक भेड़ के बदले घोड़ा कैसे संभव होगा। तो या फिर घोड़े के बदले थोड़ा मिल्क चाहिए तो मिल्क थोड़ा सा लेना है और घोड़ा दे दे, ऐसा भी संभव नहीं है। थोड़े से अनाज के लिए बकरी दे दे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो काफ़ी समस्याएं आती थी और वहाँ पे कुछ वस्तुओं को विभाजित करना यानी बांटना कठिन हो जाता था। गेहूँ को तो बांट देते हैं अपन, मिल्क को बांट सकते हैं, है ना, राइस यानी चावल को बांट सकते हैं। अब पशुओं को कैसे बांटे, बकरी, भेड़, घोड़े को कैसे बांटा जाए, काटा जाए थोड़ा, नहीं काटा जा सकता, है ना। तो वहाँ विभाजन में कठिनाई आती थी, इसको कहते हैं डिफ़िकल्टी पोस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, वस्तु विभाजन में कठिनाई। इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम आई थी वैल्यू अक्यूमुलेशन डिफ़िकल्टी, यानी कि यहाँ पे मूल्य संचय में कठिनाई देखी जाती थी। किसी वस्तु सेवा को लंबे समय तक रिजर्व रखना संभव नहीं था कि भाई दूध को अपन 1 महीने 2 महीने साल भर तक रख सकें, ऐसा संभव नहीं था। फल सब्जियां होती थी, फल सड़ जाते थे, 2 दिन 3 दिन रह पाते थे, 10 दिन रख पाते थे, है ना, संभव नहीं था 10 दिन 20 दिन रखना उनको, तो वो ख़राब हो जाते, सड़ जाते थे। लंबे समय तक वस्तुओं को रिजर्व रखना संभव नहीं हो पाता था, यानी संचय में कठिनाई आती थी। आज तो रुपए पैसे को अपन बैंक में जमा करा देते, घर पर रख लेते, 100 रुपये का नोट है वैसा ही वैसा रहेगा, लेकिन दूध, मक्खन, दही, है ना, फल सब्जियां, ये लंबे समय तक नहीं टिक पाती थी, क्योंकि उस समय यही क्या थी, मुद्रा थी। तो इनको लंबे समय तक रखना ताकि अपन 1 महीने बाद कोई वस्तु प्राप्त कर ले उनके बदले, वो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो यहाँ पे जो है मूल्य संचय में भी क्या देखी जाती थी, कठिनाई देखी जाती थी। इसको क्या कहते हैं, वैल्यू अक्यूमुलेशन डिफिकल्टी। तो ये थी फोर्थ प्रॉब्लम, जिसमें अपन ने देखा मूल्य संचय में कठिनाई। तो ये प्रॉब्लम चलती थी कब, जब बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो 4 प्रमुख प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी गई हैं, जिनको अपन ने आज पढ़ा है। आज का टॉपिक इतना ही है बच्चों, देखते रहिए, अगले टॉपिक जल्द लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए अद्वैत क्लासेस पर। कीप वाचिंग, टिल देन बाय।